नमस्ते साथियों। तो आज हम देखेंगे वर्ण विचार पे बात करेंगे, है ना। ठीक। तो वर्ण विचार क्या होता है, तो उसमें समझेंगे कि वर्ण के बारे में। पहले समझेंगे वर्ण क्या होता है। तो वर्ण की परिभाषा क्या है? भाषा में उच्चरित अविभाज्य ध्वनि वर्ण कहलाती है। क्या बोला? भाषा में उच्चरित अविभाज्य ध्वनि, है ना। तब हमें क्या समझना पड़ेगा, ध्वनि क्या होती है। अब ध्वनि क्या है? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ वो भी एक ध्वनि है, या फिर कोई रेलगाड़ी चल रही है उसकी जो आवाज है ध्वनि है, या कोई घंटी बजी उसकी आवाज भी ध्वनि है, या पानी गिर रहा है तो वो भी ध्वनि है। ध्वनि तो बहुत है, लेकिन वर्ण क्या है उसमें ध्वनि में से? जो उच्चरित हो सके, जो भाषा में उच्चरित हो सके और कैसा हो, अविभाज्य हो, उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। जैसे कि अ का उच्चारण करते हैं तो कोई बाधा भी उत्पन्न नहीं हो रही है, और अ का विभाजन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मतलब अविभाज्य है। वैसे ई हुआ, उ हुआ, ये क हलंत लगा हुआ है क ख में, है ना। ये जो व्यंजन है ना, इनमें हलंत लगा हुआ है, तब ये क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। अगर हलंत हटा देंगे तो फिर क्या होगा? जैसे क है, अगर ये क लिखा हुआ है तो ये वर्ण है क्या? नहीं है, क्योंकि इसका क्या हो रहा है? विभाजन हो जा रहा है। कैसे? ये क और अ में विभाजित हो जा रहा है। ठीक है। तो ये जो है क हलंत वाला है ना, अगर हलंत लगा होगा तो वे क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। क्योंकि क्या बोला है? जो भाषा में उच्चरित, ये भाषा में उच्चरित हो रहा है। ठीक है। इसका क्या विभाजन हो रहा है? कि इसका विभाजन नहीं होगा और इसका भी नहीं होगा। ठीक है। अविभाज्य बोला है ना, भाषा में उच्चरित अविभाज्य ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है। अब देखेंगे अ ई उ। हमें क्या पता होता है कि वर्ण के कितने प्रकार है? स्वर व्यंजन। ठीक। लेकिन स्वर और व्यंजन के अलग के मतलब, जो स्वर और व्यंजन है उसके अलावा भी, है ना, अनुस्वर और क्या है? विसर्ग है। ठीक है। ये ध्वनि भी अलग है, क्योंकि जिनका मेल ना तो स्वर से है ना ही व्यंजन से है, वे ध्वनि क्या कहलाते हैं? अनुस्वर या विसर्ग। ठीक है। अनुस्वर और विसर्ग, इसे क्या कहते हैं? अयोगवाह भी कहते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे जो अम है ना, ये क्या कहलाएगा? अनुस्वर कहलाएगा, और ये विसर्ग है। ठीक है, ये विसर्ग है। तो वर्ण कितने प्रकार है? 4 प्रकार: स्वर, व्यंजन, अनुस्वर और विसर्ग। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे स्वर को। ठीक है। तो स्वर की परिभाषा देखेंगे कि स्वर क्या होते हैं? जो कंठ से स्वतंत्र रूप से निकले, है ना, जिनका उच्चारण करने में क्या कोई बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ठीक। तो वे क्या कहलाएंगा? स्वर कहलाते हैं वे। ठीक। तो इसकी विशेषता देख लेते हैं। बिना किसी बाधा के सतत उच्चारण, मतलब कि कोई बाधा नहीं आती और एकदम लगातार उच्चारण कर सकते हैं स्वर के। जैसे कि है ना, आ, ई, उ, उ, इनका क्या लगातार उच्चारण हो जा रहा है ना, सतत उच्चारण हो जा रहा है। जैसे अगर इसका उच्चारण करेंगे क, तो क के अलावा लास्ट में क्या साउंड आ रहा है? अ का आ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा? अही आ रहा है, ई आ रहा है, मतलब सतत उच्चारण हो जा रहा है। और दूसरी देखेंगे, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित। स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ही नहीं होती है। अ का उच्चारण करना है तो अ ही आ रहा है, आगे करना है तो आ ही आ रहा है। ठीक है। तब देखेंगे, ये होगी उसकी विशेषता। अब हिंदी के स्वर देखेंगे, है ना। ठीक है। तो हिंदी के स्वर कितने हैं? 11 स्वर है। ठीक है, ये 11 स्वर है। आ ई उ ए ओ औ, ये 11 स्वर है। ठीक है। ये कहां से आ गया, है ना। और इसमें एक चीज क्या रह गई है? री। ठीक है। पहले इसको समझेंगे, ये क्या है? ग्रहित स्वर है। ग्रहित स्वर कौन सी भाषा से आया है? तो अंग्रेजी भाषा से। क्योंकि क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा अब क्या अंग्रेजी शब्द का यूज होने लग गया। जैसे कोई भी क्या कॉलेज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? कॉलेज। कहाँ जा रहे हैं? तो कॉलेज। महाविद्यालय कोई नहीं बोलता, है ना। ठीक है। कॉलेज बोल रहे हैं। तो ये आया यहाँ पे चंद्र, है ना, ये चंद्र है। ये अगर इसमें बिंदी लगा देंगे तो चंद्र बिंदी हो जाएंगी, लेकिन ये चंद्र है, ये वाला आ है, ना कि ये वाला। ठीक है। जैसे बॉल, बॉल हो गया, है ना। डॉक्टर, इसी शब्दों का यूज क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। इसलिए हिंदी भाषा में क्या हुआ? आ को ग्रहण कर लिया, इसलिए ये जो है ग्रहित स्वर कहलाता है। ठीक। और जो री है, री को हिंदी भाषा से हटा दिया गया है, क्योंकि संस्कृत में री स्वर था। ठीक है। संस्कृत में री भी स्वर था, और दीर्घ री भी स्वर था, और री ये भी स्वर था, है ना। ये 3 स्वर और थे संस्कृत भाषा में, लेकिन हिंदी भाषा में क्या है? इसको हटा दिया गया। क्यों हटाया है? क्योंकि देखो, इसका उच्चारण क्या हो रहा है? री, री, है ना।
ये इस प्रकार से हो रहा है क्योंकि सब लोग क्या ऋतु ऐसे ही बोलते हैं, उच्चारण तो यही करते हैं, लेकिन लिखा क्या जाता है ऋतु, है ना। जैसे कि ऋषि, ऋषि हो गया, ठीक है। तो उच्चारण कैसा हो रहा है रि समान, और र क्या है व्यंजन है, इसलिए इसको हटा दिया है। कि देखो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि दोनों में अंतर है। देवनागरी लिपि का संबंध किससे है, लिखने से है। देवनागरी लिपि का संबंध लिखने से है और हिंदी भाषा का संबंध बोलने से, उच्चारण से है। तो उच्चारण क्या हो रहा है इसका र जैसे, इसलिए इसको हटा दिया है ना। ये पाली भाषा से इसका जो उच्चारण है किसके जैसे होने लगा, व्यंजन की तरह, तो तब से इसको हटा दिया गया है, ठीक है। हिंदी भाषा में री को हटा दिया है ना स्वर की श्रेणी से, लेकिन इसको देवनागरी लिपि में लिखा गया है क्योंकि क्या है कि जो पुराने ग्रंथ है उसमें ऋषि तो ऋतु ऐसे ही लिखा है, ऋषि इसी टाइप से लिखा है। तब जो भी बच्चा पढ़ेगा तो उसको तो सिखाना पड़ेगा ना कि ये क्या है, ये ध्वनि कौन सी है, इसलिए देवनागरी लिपि में इसका स्थान है, लेकिन हिंदी भाषा में इसको हटा दिया है। और ये आ को मिला करके क्या हुआ 11 स्वर हुए हैं, है ना कि री को मिला करके, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे हिंदी के जो स्वर है उनकी जो विशेषता है, विशेषता किस प्रकार से समझेंगे, ठीक है। विशेषता जो उनके गुण है कैसे याद करते, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। देखो आप स्वरों की विशेषता देखेंगे तो पहले स्वरों का विभाजन हुआ है, तो उच्चारण के आधार पर विभाजन हुआ है और प्रयत्न के आधार पर विभाजन हुआ है। तो देखो प्रयत्न के आधार पर विभाजन देखेंगे तो पहला देखेंगे कि ह्रस्व स्वर है ना, ठीक है, ह्रस्व स्वर और क्या दीर्घ स्वर। देखो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिनमें कम समय लगता है ना, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे कि अ ई उ, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर क्या होता है, जो ह्रस्व स्वर की तुलना में डबल समय लगता है ना, जिसमें दुगना समय लगता है, जैसे कि आ ई उ, और एक ये भी आ रह गया है ना, ठीक है, इसको इधर कर देते हैं, ठीक। ये हो गया उ ए ओ आओ, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि ये जो ए है ना, ठीक है, इसको आप ह्रस्व में मत रख लेना कि ये छोटा हो गया, अरे बड़ा है ना। दोनों में क्या है उच्चारण इनकी तुलना में अधिक लग रहा है, इसलिए क्या होंगे दीर्घ स्वर कहलाएंगे। और संस्कृत में एक होता था प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, अब वो हिंदी में तो उसका यूज ही नहीं है, ठीक है, लेकिन संस्कृत में हुआ करता था क्या प्लुत स्वर, जिसमें कि इनसे अधिक समय लगता था, है ना, मतलब 3 गुना समय लगता था दीर्घ स्वर से भी अधिक। जैसे कि क्या होता है, जैसे किसी को आवाज लगाना होता है ना, जैसे राम, तो रा ते लंबा जा रहा है ना, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखो आ की तुलना में कितना समय और ज्यादा समय लग रहा है, मतलब ये क्या कहलाएगा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में डबल लगता है, और प्लुत में दीर्घ से भी अधिक लगता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे बाकी और, है ना, तो एक चित्र से समझेंगे, है ना, ठीक है, इससे आपको चारों की चारों विशेषता अच्छे से याद हो जाएगी, है ना, ठीक है, आप कभी भूलोगे नहीं इससे। आपको इस प्रकार से बना लेना है, और यहाँ पे क्या लिखना है ई, और यहाँ उ ए ओ अ, यहाँ पे आपको लिखना है अ, ये आ जाएगा आपका अ, और ये हो जाएगा आ, ठीक है। अब देखो आपको याद रखना है कि अग्र स्वर कौन से है, पश्च स्वर कौन से है, मध्य स्वर कौन से है। तो इस प्रकार से देखो ये सामने का भाग है, सामने का भाग, तो ये क्या हो गया आपके चारों क्या हो गए अग्र स्वर, ठीक। और कहा यहाँ बीच में मतलब कि मध्य स्वर, और बाकी ये किधर है पीछे है, मतलब पश्च स्वर हो गए, ये पश्च स्वर हो गए। अब देखेंगे कि समृद्ध स्वर और विवृत स्वर कौन कौन से हैं।
तो समृद्ध का मतलब क्या होता है, जिसमें कि मुंह बंद हो, जैसे ई उ मुंह बंद होता है। और आ का उच्चारण करेंगे आ, तो मुंह कैसा है, एकदम पूरा खुल गया। तो समृद्ध कौन से होंगे, ये ऊपर वाले है ना, ये क्या कहलाएंगे आपके समृद्ध स्वर, ठीक है, ऊपर वाले। और ये आ क्या कहलाएगा आपका विवृत स्वर। आ अकेला ही है जो विवृत स्वर है, और समृद्ध स्वर क्या है, ई उ। अब यहाँ ऊपर से या फिर नीचे से ले लो, तो ऊपर से अगर लेते हैं तो ये समृद्ध है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके ये दोनों अर्ध समृद्ध। जो क्या अर्ध समृद्ध दोनों, ठीक है, ए और ओ। उसके बाद में अब ये क्या कहलाएंगे चारों, समृद्ध अर्ध समृद्ध हो गया, विवृत, तो अब ये क्या कहलाएंगे अर्ध विवृत। ठीक है, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्ध विवृत। आगे समझ। अब देखेंगे कि वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी है ना, वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी कैसे होते हैं। अब वृत्तामुखी क्या होता है, जो व्रत के समान हो, जिनके उच्चारण जैसे उ होठ कैसे है, व्रत के समान हो रहे हैं, उ औ आ, है ना। याला तो आ है, इसमें क्या होठ गोल हो रहा है क्या, नहीं, लेकिन इसमें हो रहा है ना। ये ओ और आ के बीच की ध्वनि ये वाली, ठीक है। तो देखो इतने क्या आ जाएंगे आपके, ये क्या कहलाएंगे आपके वृत्तामुखी। ठीक, और यहां से आ और ये इधर का भाग क्या हो जाएगा आपका अवृत्तामुखी, है ना। ठीक है, ये हो गया। तो इस चित्र के माध्यम से आप याद रख सकते हो स्वर की विशेषता है, ठीक है, जो भी इसके गुण है ना, इसकी स्थिति है, किस प्रकार से जीभ आगे की ओर होती है तो अग्र स्वर होता है, बीच में होती है तो मध्य स्वर होता है, पीछे होता है तो पश्च स्वर होता है, ठीक है। और फिर ये समृद्ध हो गया, ये अर्ध समृद्ध हो गया, ये अवृत्तामुखी हो गए और ये वृत्तामुखी हो गए, ठीक है। अब आगे देखेंगे उच्चारण की स्थिति के आधार पर। अब देखो उच्चारण की स्थिति के आधार पर स्वर कहाँ से उच्चरित होते हैं। ये क्या है, ई, ये जैसे ये मान लो कि ये चेहरा है ना, ठीक है, ये मुंह है, ये मुंह की स्थिति है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर का भाग क्या होता है, तालु का होता है, तो यहाँ से क्या बोला जाता है ई। तो ये इनका स्वर मतलब ये कहाँ से उच्चारण हो रहे हैं, तालु से, है ना, मतलब कि तालव्य, ठीक है, तालव्य स्वर हो गए। ये कहाँ से उच्चारण हो रहे हैं, देखो इसका उच्चारण कैसे होता है, ओठ से, है ना, ओठ, दोनों ओठ कैसे गोल हो रहे हैं, उ। तो ये क्या कहलाएंगे आपके होष्ठी, ठीक, ये हो गए, ये तालव्य स्वर हो गए, ये होष्ठ स्वर हो गए। अब ये इनका उच्चारण कहाँ से होता है, ये भी तालु से ही हो रहा है इधर, लेकिन तालु के साथ में कंठ के साथ, कंठ से भी होता है ना, ए। तो ये क्या कहलाएंगे आपके दोनों तालव्य कंठ, है ना, ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं कंठ तालु, ठीक, ठीक है, तालव्य कंठ या फिर कंठ तालु। और ये कहाँ से होते हैं, उ औ आ, इसमें भी होठ की स्थिति आ रही है, तो ये भी होठ से होते हैं, लेकिन कहाँ से, इनका उच्चारण कहाँ से निकलता है, कंठ से। तो क्या कहलाएंगे आपके कंठ, है ना, होष्ठ कंठ, ठीक। उसके बाद में ये तीनों, नहीं सॉरी, ये इसमें नहीं आएगा, सिर्फ ओ और औ आएगा, ठीक है। और ये जो तीनों है ये कोमल तालव से होता है, इनका उच्चारण कहाँ से, कोमल तालव, कोमल तालव से। लेकिन संस्कृत में कहाँ से होता था, कंठ से। संस्कृत में तीनों का उच्चारण कहाँ से होता था, कंठ से, ठीक है। संस्कृत में तीनों का उच्चारण कंठ से होता था, लेकिन हिंदी में क्या हुआ, कोमल तालव्य से होने लग गया, ठीक है। तो आपको हिंदी और संस्कृत दोनों में अंतर समझना है ना। अगर सर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन आ जाते हैं,
ठीक है, तो आपको कोमल तालव्य सही करना है। अगर कोमल तालव्य ऑप्शन नहीं है फिर आपको कंठ सही करना है। ठीक है, ये तो संस्कृत के हिसाब से है, लेकिन जो हिंदी में परिवर्तन हुआ हिंदी भाषा में उससे ये क्या है, कोमल तालव्य से कहे जाने लगे, है ना। पहले नीचे से होता था, कंठ से उच्चारण होता था आ, लेकिन अब क्या ऊपर से होने लग गया थोड़ा, है ना। जहाँ कोमल तालव्य वहां से उच्चारण होने लग गया, इसलिए कोमल तालव्य हो गया। ठीक है, स्वर की विशेषताएं हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में व्यंजन देखेंगे। धन्यवाद।